गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। बिफोर टू स्टार्ट अ स्टोरी, जो भी इस चैनल पे न्यू है, प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। योर सब्सक्राइब इज जस्ट अ वे टू मोटिवेट मी। एंड मेरी थोड़ी सी वॉइस ख़राब है क्योंकि मुझे कोल्ड हो चुका है, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिए। बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो रिद्धि रहती है वो बास्केटबॉल का जब उसे सिखा रही रहती है, तभी कायरा को उसके साथ रोमांस सूझता है और इन लोगों के रोमांसिंग सीन भी होते हैं। घर जाके ये लोग रोमांटिक होते हैं, एक दूसरे के साथ करते हैं। बाद में जब पूरा रोमांस ख़त्म हो जाता है तो जो रिद्धि है और कायरा उसकी पूरे पुरानी चीज़ें देख रहे रहते हैं, जैसे एल्बम्स देखते हैं, मेडल्स देखते हैं, और रिद्धि अपने बारे में सब कुछ उसे धीरे धीरे बता रही रहती है। अब उसके आगे जब रिद्धि उसे सब कुछ बताती है तो कायरा की आंखों में एक अलग सा एहसास दिख रहा रहता है, जो ऐसा एहसास कभी भी रिद्धि ने फील नहीं किया रहता है। तो रिद्धि बहुत बार पूछती है, कायरा हुआ क्या है, आप मुझे इस नज़र से क्यों देख रही हैं? तभी रिद्धि कहती है कि ऐसे मत देखो, मुझे अजीब सा लग रहा है। तो कायरा कहती, क्यों ना देखूं? आपको नहीं लगता कि आप इस नज़र की हकदार हैं? मेरा देखने का सिर्फ एक ही मतलब है, मुझे इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है आप पे कि पूछो मत। अभी तो मैंने प्यार आपको बयां किया है, लेकिन ये तरीके से अलावा भी बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है मुझे। मतलब मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि जिस इंसान से मैं मोहब्बत करती हूँ वो परफेक्ट इंसान है। मुझे इससे अच्छा इंसान लाइफ में कभी नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं। जिसको बास्केटबॉल की चैंपियन है, टीचर है, स्कॉलर है, सब कुछ है। सब कुछ हो आप। आपको पता है आप परफेक्ट इंसान हो। जब भी अगर आपके पास कोई आएगा ना, उसे वो दुनिया का सबसे लकीएस्ट पर्सन है, एंड आई एम द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन। सो मैं क्यों ना देखूं आपको उस नज़र से। रिद्धि आती है और उसे कहती है, उसके आंखों में आंखों में देखकर, आप जब अपनी नज़र से किसी को अच्छा देखते हो, आपको वो इंसान बहुत अच्छा दिखता है, और अगर आप उस इंसान में कमियां दिखते हो तो आपको कमियां दिखती हैं। मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ ये फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है आपके देखने के नज़रिए से। आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, आपको बेहद प्यार है मुझसे, तो मेरी हर हरकतें आपको बहुत अच्छी दिखेगी और आपको हर उसमें प्यार आएगा। जबकि शायद वो इंसान उतना लायक हो या ना हो, फिर भी आपको वो इंसान बहुत प्यार दिखेगा, क्योंकि हमने उसके लिए वैसी सोच और वैसी चीज़ें अपने माइंड में सेट कर चुके रहते हैं। इसलिए बोलते हैं देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है। किसी के लिए वो चीज़ बुरी है तो किसी के लिए वो चीज़ सही है। वही आपके साथ भी हो रहा है। पहली चीज़, मैं इतनी भी एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना मैं इतनी काबिल हूँ, बट कायरा आप जिस नज़र से मुझे देख रही हैं, जिस नज़र से आपको मुझे प्यार देती हो, रिस्पेक्ट दे रही हो, उस नज़रिए से मैं दुनिया की सबसे, मतलब बोल सकती हूँ लकीएस्ट पर्सन, या ये बोलूँ कि सब कुछ आता है मुझे, वो वाली दिख रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। इंसान की नज़र का फ़र्क होता है, और आपकी नज़र तो मोहब्बत वाली है, आशिकों वाली है। तो आपको तो अपने पार्टनर पे सब कुछ वैसा ही दिखेगा, आपको नहीं लगता है? तो कायरा कहती है कि कुछ भी लगे, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि आप एक्सपर्ट हो और आप मार्वेलस हो। मैं नहीं जानती कि शायद मैं इस नज़र से देख रही हूँ या सच्ची में आप हो। मेरे लिए तो आप ये हो। तो कहती ओके। तभी कायरा कहती, अच्छा रिद्धि मुझे कुछ चाहिए। तो रिद्धि एकदम से देख के बोलती है, आपको हर चीज़ तो मिल चुकी है, अब आपको क्या चाहिए? कायरा कहती है कि आपने जो मुझे इतना सारा प्यार दिया ना, और जो चीज़ मुझे चाहिए थी उसकी वजह से मुझे वीकनेस आ गई है, तो मुझे अभी फ़िलहाल तो कुछ चाहिए, भूख लग रही है, कुछ तो दे दो खाने को, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। ओह! अच्छा, तो इस वजह से आपको वीकनेस आ गई। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ना मैं कभी भी आपको वीकनेस नहीं होने दूँगी।
रिद्धि का ऐसे करके उसे टीज कर रही रहती है। तभी कायरा कहती है, नहीं 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 नहीं, उस वजह से वीकनेस नहीं आई है, और मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे वीकनेस दे सकते हो मुझे। अरे मतलब वीकनेस है ही नहीं, मतलब अरे आप मुझे अपनी बातों में मत उलझाइए प्लीज। मुझे वीकनेस नहीं है, पर मुझे भूख लग रही है। पर अभी तो आपने मुझे कहा कि आपको वीकनेस आ रही है, तो अगर वीकनेस आपको इस वजह से आ रही है तो एज अ पार्टनर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको वीकनेस ना दूं। सो कायरा, नेक्स्ट टाइम से यार यू डोंट डू दिस थिंग्स। तभी कायरा बोलती, अरे रिद्धि, मैं बोल रही हूँ ना, उसकी वजह से वीकनेस नहीं आ रही है। ओ सॉरी, आई आई मिस यूज द वर्ड, मैंने गलत वर्ड यूज़ कर लिया। मुझे बस भूख लग रही है, आप कुछ खाने को देंगी प्लीज़। रिद्धि बोलती, क्या खाएंगे आप? तो कहती, जो भी आप बोलो, लेकिन बहुत जल्दी, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो वो कहती है कि ठीक है, आप बोलो तो मैगी बना दूँ, क्योंकि फास्ट वही बनेगा। उसके अलावा मुझे खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो कहती है ठीक है आप मैगी बना दो, कायरा कहती है। तो रिद्धि ऐसे करके अपने नीचे चली जाती है किचन में। जब वो किचन में जाती है तो वो जल्दी जल्दी मैगी बना रही रहती है फटाफट, और बहुत स्पाइसी और टेस्टी मैगी बनाती है रिद्धि। और जैसे वो रिद्धि मैगी बनाती है तो ऊपर आती है तो जो देखती है कि जो कायरा है वो थोड़ी सी थक गई है। मतलब शायद वो इसलिए थक गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बास्केटबॉल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, फिर उसके बाद सडनली से इंटीमेट होना, ये सब चीज़ें उसके ऊपर हावी हो चुकी थी। तो वो जाती है, उसे उठाती है, क्योंकि वो थक के मारे सो गई रहती है। तो रिद्धि उठाती है, कायरा, कायरा, कायरा बच्चा उठो, क्या हो गया? तो कहती है, रिद्धि सोने दो ना यार, बहुत थकावट हो रही है, बहुत ज़्यादा। एक तो ना मुझे ये बास्केटबॉल ना खेलना ही नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं करना था, वो तो संजना के चक्कर में हुआ। आपको पता है ना, वो संजना मुझे कितनी ज़्यादा टॉर्चर करती है, कब से मेरी ज़िंदगी में आ गई ना, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है, उसकी वजह से मुझे गेम खेलना है। तभी जो रिद्धि रहती है वो उसे उठाती है और बोलती है, पहले कुछ खा ले, फिर आपसे बात करते हैं। और वो अपने हाथों से उसे स्पून में मैगी लेकर धीरे धीरे खिला रही रहती है। पहले एक बाइट खिलाती है, फिर दूसरा स्पून से दूसरा बाइट खिलाती है। ऐसे करके वो पहले उसकी पूरी की पूरी मैगी फिनिश करती है। जब वो मैगी खाकर थोड़ा सा उसको एनर्जी आती है, तब वो उसे वहाँ से कोल्ड ड्रिंक देती है, ऑरेंज जूस पिलाती है, उसे बहुत अच्छे से अपनी ही बेड पे अच्छे से सुला देती है। सुलाकर वो नीचे चली जाती है, क्योंकि अ, कायरा को बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी और इस वजह से वो अभी अपने घर भी नहीं जा सकती थी। तो रिद्धि को जो ठीक लगा उसने वही किया, उसे खाकर सुला दिया। और जो हमारी एक रिद्धि रहती है वो नीचे जाती है, क्योंकि उसके डैड के आने का टाइम रहता है और उसे तो घर के काम भी करने रहते हैं। लाइक उसे डिनर बनाना था, क्योंकि अगर उसे डिनर नहीं बनाया तो वो और पापा खाएंगे क्या। तो इसलिए वो जाती है और डिनर बनाने लगती है। करीब आधे घंटे की नींद पूरी करने के बाद जब कायरा उठती है और उठ के नीचे आती है, तो वो रिद्धि को किचन में इतना काम करते हुए देख के उसे बहुत अच्छा लगा रहता है। एक होता है ना कि किसी को वाइफ वाली फीलिंग आए कि जैसे उसका हस्बैंड देख रहा है, कायरा भी वैसी वाली फीलिंग फील करती है और जल्दी से किचन में जाकर जो रिद्धि की वेस्ट से उसको हक कर लेती है और बैक हग करती है और उसे बहुत टाइटली पकड़ी रहती है। तभी रिद्धि कहती है, हो गई आपकी नींद पूरी? तो वो कहती है, हाँ, पर आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आप अकेले काम करते हो, मुझे बता दिया करो, मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगी। तो रिद्धि कहती है, आप हेल्प करने जाएंगी तो मेरा काम बढ़ जाएगा, तो आप प्लीज़ हेल्प ना करिए। जिस दिन आपको हेल्प करना होगा आप कर देना, पर अभी फ़िलहाल मत करिए, ठीक है? टाइम की कमी है, पापा आते ही होंगे, मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है, वो भी थक जाते हैं ना ऑफिस से, तो प्लीज़ मैं खाना बना लूँ? तो कायरा कहती है, हाँ आप बना लीजिए। अच्छा, मैं घर जाऊँ, क्योंकि अगर मैं घर टाइम पे नहीं पहुँची तो मॉम डैड को परेशान हो जाएंगे, और फिर मेरी मॉम तो आप जानते हो कैसी है, मुझसे गुस्सा ही रहती है हर बार। तभी रिद्धि एकदम से उसका हाथ पकड़ के बोलती है, कायरा, मुझे पूछना नहीं चाहिए था, बट हाँ, उस हॉस्पिटल के टाइम पर भी योर मॉम बिहेव वेरी रूडली, लाइक समथिंग इज प्रॉब्लमेटिक, और डैड इज़ योर गुड, बट
मॉम को क्या इशू है आपसे? तो कायरा कहती है पता नहीं रिद्धि, मैं बचपन से देख रही हूँ, मेरी मॉम मुझसे कभी पोलाइट तरीके से बात ही नहीं किया। क्या प्रॉब्लम है उन्हें, क्या है, मुझे आज तक नहीं पता। बस मैं इतना जानती हूँ कि वो मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं करती हैं। उन्हें हमेशा से मुझसे प्रॉब्लम रही है। मैं पता है टॉप करूँ या कुछ भी अचीव करूँ, मेरे डैड एक बार की हैप्पी हो जाते हैं, बट मॉम तो मेरे साथ अच्छे से बिहेव ही नहीं करती हैं। डैड का तो ज़्यादा ध्यान बिजनेस में रहता है, वो यहाँ रहते नहीं हैं, तो इसलिए वो भी मुझे अपना टाइम नहीं दे पाते। और मॉम तो ऑल टाइम गुस्सा करती हैं। मुझे नहीं पता यार मेरे साथ ऐसा बिहेव वो क्यों करती हैं, पर वो ऐसी ही हैं। इससे पहले कि अभी उनका तांडव मुझे सहन करना पड़ जाए, मुझे जाना होगा। रिद्धि कहती है ठीक है आप जाइए और सेफली जाइएगा। तो कहती हाँ पापा, पीछे तो है घर मेरा, सेफली क्या होता है, जा रही हूँ मैं। और ऐसे जाकर जो कायरा रहती है सबसे पहले तो जो रिद्धि के चिक्स पे किस कर देती है, और वो जा रही रहती है, फिर वो आगे दूर तक चली जाती है, फिर वो वापस भाग कर आती है और रिद्धि के लिप्स पे किस करके भाग जाती है। रिद्धि जो रहती है वो ये सारा चीज़ें देखते ही शॉक्ड हो जाती है, ये क्या था। मतलब वो गई, वापस आई, किस किया, फिर भाग गई और भागकर चली जाती है। तो जो कायरा रहती है वो फटाफट जल्दी जल्दी भागते हुए अपने घर जाती है। जैसी वो बेल की रिंग करती है, उसकी मॉम डोर ओपन करती है और उसकी मॉम पहले से उनका चिल्लाना स्टार्ट हो जाता है, इतनी देर हो गई है तुम्हें, तुम्हें घर से बाहर रहने का क्या है, थोड़ी सी आज़ादी क्या दे दी है कायरा, तुम ना मतलब ऐसे हरकतें कर रही हो। टाइम देखा है, कॉलेज से कितने पहले छूट जाता है तुम्हारा, और तुम हो कि बस इतनी लेट आती हो। पापा ने थोड़ी छूट क्या दे के रखी है, तुमने तो बस उसका फ़ायदा उठा के रख दिया है। तुम्हें नहीं लगता तुम हर चीज़ के लिए आजकल बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गई हो? पहले अपना खुद का एक्सीडेंट करा लिया, उसके बाद ये हरकतें, और आजकल ना तुम सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करती हो और मुझे सही से जवाब भी नहीं देती हो। कायरा अपनी मॉम की नॉन स्टॉप बकवास ऐसे सुनते ही जा रही थी, सुनते ही जा रही थी। फिर वो एकदम से टर्न होती है और मतलब वो रूम की तरफ जा रही रहती है, फिर वो एकदम से टर्न होती है और टर्न होके कहती है बस हो गया मॉम, इनफ इज़ इनफ। बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हो आप? मैं अगर चुप मुँह से सुन रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि गलती हर वक्त मेरी है। जानने की कोशिश भी करी कि मुझे इतना लेट क्यों हो गया है। मेरा मैच है, स्पोर्ट्स है, एनुअल स्पोर्ट्स है, मैं बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट हुई हूँ, मुझे वहाँ पर अपने आप को सिलेक्शन में करना है, मुझे बास्केटबॉल में पसंद है। कभी आपने पूछा भी मुझसे? हर चीज़ के लिए आप नॉन स्टॉप मुझे सुनाए जा रहे हो, सुनाए जा रहे हो। और हाँ, मैं रोज़ इतनी ही लेट आऊँगी, और आप ये बात अब ध्यान से सुन लीजिए। रोज़ रोज़ मुझे आपकी ये बातें सुनने का कोई शौक़ नहीं है। और एक बात याद रखिए, आप, मुझे नहीं लगता आप मेरी माँ हो, क्योंकि अगर आप मेरी माँ होती ना तो मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करती। ये बोल के कायरा बहुत गुस्से में बोल के अपने रूम की तरफ चल जाती है। वहाँ पर जो कायरा की मॉम होती है, उसे जब ये बात सुनती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे ना एक अलग से उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो थोड़ी सी डरती है और डर कर फटाक से फ़ोन लगाती है अपने हस्बैंड को। जैसे ही कायरा के डैड को वो फ़ोन लगाती है और उसे बताती सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे उसके डैड भी जो रहते हैं, वो भी ये सुन के शॉक्ड हो जाते हैं कि कायरा ने ऐसा क्यों कहा। बट यहाँ पर इन लोगों के जो बातों के एक्सप्रेशंस होते हैं वो सब अलग ही हो रहे रहते हैं। जब कायरा अपने रूम पर जाती है तो वो थोड़ा तो रोती है, क्योंकि उसे मॉम का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं था और हर्ट होता है। पर वो फिर थोड़ा शांत होती है और वो जो अपने लवी डवी मोमेंट्स जो रिद्धि के साथ बनाकर आई थी उसे याद करती है, और याद करते करते थोड़ा सा सुकून फील करती है। जब वो बेटर फील करती है तो वो शाम को वीडियो कॉल करती है, मतलब नाइट का टाइम रहता है, कुछ अराउंड 10-11 बजे वो रिद्धि के साथ वीडियो कॉल करती है, और वीडियो कॉल पे अच्छे से बात करने के बाद वो सो जाती है। मॉर्निंग जब होती है तब ये लोग सबसे पहले कॉलेज आते हैं। कॉलेज आने के बाद कॉलेज आते हैं, रिद्धि जो रहती है वो अपने सारे लेक्चर्स अटेंड करती है, मतलब उसे लेक्चर्स देने रहते हैं तो वो वहाँ बिजी रहती है। कायरा अपने तनु के साथ बैठ के पुनीत के साथ बातें कर रही रहती है, और वो उसे बता रही रहती है यार मैंने ना इस स्टेडियम में जाकर ये किया, तब मुझे पता चला कि कायरा
कायरा को सिलेक्शन, सॉरी, जो मुझे सिलेक्शन तो रिद्धि मैम की वजह से मिला है। रिद्धि मैम को इतने अच्छे से बास्केटबॉल खेलने आती है यार, तनु मैं क्या बताऊँ तुझे, वो इतने अच्छे से बास्केटबॉल खेलती है ये वो। जब वो ये सारी बातें तनु को बता रही थी तो जो संजना रहती है वो पीछे खड़ी रहती है। अब उसे ये बात पता चल जाती है कि कायरा को सपोर्ट करने वाली तो रिद्धि है, बट रिद्धि को बास्केटबॉल भी आती है। तो वो जब टीचिंग में इतने अच्छे से टीच कर सकती है कि वो सेकंड पोजीशन में आई थी इतना टफ कंपटीशन में, तो आप सोचो कि जब वो उसे बास्केटबॉल के लिए ट्रेंड करेगी तो संजना का तो हारना बन सकता है। संजना भी वहाँ पे इनसिक्योर्ड हो जाती है और वो अब ये डिसाइड करती है कि उसे अपनी जो लेवल ऑफ जो प्रैक्टिस है उसे बहुत ज़्यादा हाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे किसी भी हालत में जीत कर अब इम्प्रेस करना है रिद्धि को, क्योंकि रिद्धि भी बास्केटबॉल प्लेयर है। तो उसके माइंड में ये सब चीज़ें चल रहा था। कायरा तो अपनी मस्ती मजाक तनु और पुनीत के साथ ऐसी बातों में लगी रहती है, उसे कोई लेना देना नहीं रहता कि उसके पीछे कौन खड़ा है और क्या बातें कर रहा है या क्या सोच रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी देर के बाद सब लेक्चर्स अटेंड होते हैं। लास्ट में रिद्धि का लेक्चर होता है। जैसे रिद्धि उनकी क्लास में आती है वो अपना लेक्चर पढ़ाना स्टार्ट कर देती है और वो बहुत फोकसली पढ़ा रही रहती है। इस बार उसका कोई भी ध्यान ना कायरा पे जाता है ना संजना के ऊपर जाता है, क्योंकि वो जो टॉपिक रहता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जिस टॉपिक को उसे एक्सप्लेन बहुत कॉन्सेंट्रेशन से करना रहता है। ऑफ कोर्स वो नेशनल इनकम के बारे में बता रही रहती है, हमारे कंट्री की जीडीपी है, सब कुछ बता रही रहती है। तो जब वो ये टॉपिक बताएगी तो जाहिर सी बात है उसे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट से बताना रहेगा। तो वो बताती है कि आपकी नेशनल इनकम कहाँ से कैलकुलेट होती है, कहाँ पर जाती है, क्या होता है, वो सब कुछ एक्सप्लेन बहुत डीपली करती है। और इस ड्यूरेशन में सबकी नज़र उसी पे टिकी रहती है, क्योंकि टॉपिक ही वैसा रहता है। जब वो लास्ट में अपना पूरा 45 मिनट्स का लेक्चर ख़त्म करने के बाद बोलती है एनी डाउट, तो कोई के भी मन में कोई भी डाउट नहीं रहता, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से वो बताया रहता है। पूरा लेक्चर करने के बाद जो कायरा रहती है वो फटाक से रिद्धि के पास जाती है और बोलती है कि बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए आप आ रही हो ना मेरे साथ। तो रिद्धि कहती है हाँ, बट मैं अभी नहीं आ रही हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे प्रिंसिपल के पास जाना है, कुछ असाइनमेंट्स है, कुछ बातें हैं, मैं अभी नहीं आ सकती, आप जाओ, आप प्रैक्टिस करो, मैं 1-1.5 घंटे बाद आपको वहीं पे ज्वाइन करूँगी। और ये बात सुन लेती है संजना भी। तो वो कहती है ओके, पर आप आओगे ना पक्का, मुझे ट्रेंड करना है आपको। तो कहती है हाँ मैं ट्रेंड करूँगी। फिर जैसे ही वो थोड़ा आगे जाती है रिद्धि, तब वहाँ पे रश्मि और जिया मिलते हैं। रश्मि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, उसका टेंशन का लेवल वक्त के साथ हाई हुआ रहता है। तभी जो रिद्धि है वो रश्मि को बोलती है एनी प्रॉब्लम। तो रश्मि बोलती है नहीं यार कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। फिर जिया को एकदम से जो वहाँ के जो अरुण सर रहते हैं वो बात करने के लिए रोक देते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था जिया इज़ बिलोंग टू द एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, तो वो वहाँ के लोगों से बात करने लगती है। तभी वो रश्मि और रिद्धि को कहती है आप लोग जाओ, मुझे टाइम लग जाएगा, मैं मिलती हूँ आपको स्टाफ रूम में। तो रिद्धि और जब रश्मि एक दूसरे के साथ बातें करते हुए जा रहे रहते हैं तो रिद्धि उसे रोकती है और बोलती है रश्मि, हम बचपन से दोस्त हैं यार, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो तू अगर कुछ भी प्रॉब्लम में है तो तू मुझसे शेयर कर सकती है। कम ऑन रश्मि, शेयर कर यार, मुझे तेरा चेहरा ऐसे देख के अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़। तभी रश्मि कहती क्या शेयर करूँ यार, तुझे पता है मेरे घर में शादी की बातें चल रही है, मुझे लड़के दिखाए जा रहे हैं। अब ये बात मैंने जिया को बता दिया तो उसे कितना ज़्यादा हर्ट होगा। जिया और मैं यार अभी शादी के लिए तो शायद रेडी भी नहीं है। और जिया कहती है कि अभी वो घर पे बात करेगी करेगी, बट कब करेगी पता नहीं ना। और यहाँ पर मैं कैसे ये सब चीज़ों को अवॉइड कर रही हूँ मुझे पता है, बहुत मुश्किल होता है यार। रोज़ नए लड़के, कभी ना कभी किसी की फ़ोटोज़ आ जाती है, कभी कभी वो आजकल मैट्रिमोनियल साइट से वहाँ से मम्मी पापा ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। पागल कर दिया है मुझे यार, रिद्धि मुझसे नहीं हो रहा हैंडल, मैं उसकी वजह से पागल हो गई हूँ।
मैं जिया को कैसे बताऊँ कि मेरे लिए लड़का देखा जा रहा है, और अगर उसे बताऊंगी तो उसे कितना ज़्यादा पेन होगा। तू सोच ना। रिद्धि बोलती है, हाँ उसे पेन होगा, लेकिन उसका हक है ये जानने का। आई मीन शी वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, तो उसे पता होना चाहिए। और तू उसे नहीं बताएगी तो उसे कैसे पता चलेगा? अभी उसको ऐसा क्या लग रहा है, सही वक्त आएगा वो अपने घर पे बताएगी, और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होगा और वो शादी तुम दोनों एक दूसरे से कर लोगे। बट ये तो सोचो कि अगर तुम ये नहीं बताओगी कि तुम्हारे घर वाले अभी शादी के लिए पीछे पड़ गए, तो उसे पता कैसे चलेगा? जो एफर्ट्स वो 1 महीने बाद लेने वाली थी तुम्हारे लिए, वो 1 महीने पहले लेगी। पर वो लेगी तो सही। रश्मि, अगर बताओगे ही नहीं कि यार प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कैसे करेगी सॉल्व? उसकी तो गलती नहीं है। तभी रश्मि कहती है, यार रिद्धि मैंने उसको बोला ही नहीं उसकी गलती है, बट मुझे उसको हर्ट नहीं करना है। तो रिद्धि कहती है, तो अभी भी तो तुम हर्ट ही कर रही हो। योर बिहेवियर इज चेंजिंग विच वी ऑब्जर्विंग फ्रॉम अ लास्ट वन वीक। ऐसा तो है नहीं कि हमें पता नहीं चल रहा है। वो तुम्हें खुश रखने के लिए तुम्हारे साथ बाहर जा रही है, तुम्हें सब कुछ एफर्ट्स कर रही है, बट एक बार उससे बात करो, उससे पूछो, हर चीज़ क्लियर करो। अभी आप बात नहीं करोगी तो कैसे पता चलेगा? कम्युनिकेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट हर रिलेशनशिप में यार। और उसे एक बार जाके बोलो तो। जहाँ तक मैं जिया को जानी हूँ, तुम्हारे एक कहने पे वो अपने घर पे तुरंत बता देगी और तुमसे शादी करने के लिए रेडी होगी। वो लड़ सकती है, वो लड़की, बट उसके साइड से प्रॉब्लम नहीं है ना रिद्धि। मेरे घर वालों को मैं कैसे कन्विंस करूँ? गुजराती फैमिली है हमारी, इतने आसानी से मान जाएगी? मानने तो नहीं वाली है, बट करना तो पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। ऐसे थोड़ी ना बैठे रह सकते हैं यार। अब वो आज नहीं तो कल माने। यार तेरे डैड बहुत कूल है, वो फटाक से मान गए, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। यार मैं मनवाऊंगी ना। रिद्धि कहती है, यार मुझे चांस दे, बात करने की बारी आएगी आएगी, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि तुझे और जिया को आपस में बात करके ये सारी बातें क्लियर करनी चाहिए कि तुम लोग अभी इस स्टेज पर हो क्या, तुम्हारा रिलेशनशिप कितना डीपर है, कितना स्ट्रॉन्गर है, क्या है। तुम्हें सब कुछ एक बार देखो, बात करो, और उसके बाद डिसाइड करो। उसके बाद फैमिली से कन्विंस करने की जब बात आएगी, तो सब एफर्ट्स करेंगे ना, मैं करूँगी, मेरे डैड करेंगे, सब एफर्ट्स करेंगे रश्मि। बट राइट नाउ यू हैव टू क्लियर ऑल द थिंग्स विद जिया, प्लीज़ यार। तभी रश्मि कहती है, ठीक है यार मैं बात करूँगी। अच्छा सुन, मैं सोच रही थी कि उसका बर्थडे है 3 दिन बाद, मैं उसको शादी के लिए प्रपोज करूँ क्या? तो कहती है, हाँ कर। और उसका आंसर तो ऑफकोर्स यस ही होगा, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो कहती है, हाँ बट करूँ क्या? तुझे लगता है तो फिर स्टार्ट करती हूँ। तो कहती है, ऑफकोर्स कर, और इतना मुंह मत बनाया कर, वरना हम वो है जो जिया तो तुझे उठाकर लेकर चली जाएगी शादी के मंडप से, अगर तूने किसी और के साथ करी तो कहती, वो तो मुझे पता है, शादी तो उसी के साथ होगी, बट घर वालों को भी हर्ट नहीं करना है ना। तो कहती, हाँ नहीं करेंगे, कन्विंस करेंगे अच्छे से। चलो अब देखें। मैं तू अपने काम के लिए तू कहाँ जा रही है? रश्मि एकदम से पूछती है रिद्धि से। तो रिद्धि कहती है, यार पहले तो मैं प्रिंसिपल ऑफिस जा रही थी, क्योंकि मुझे उनके साथ कुछ काम है। उन्होंने पता नहीं मुझे बहुत सारी चीज़ें मेल करी है, उससे डिस्कस करना है, ऑफिस से रिलेटेड है। उसके बाद मैं जाऊँगी कायरा को बास्केटबॉल सिखाने। तो वो कहती है, बास्केटबॉल ही सिखा रही है और कुछ सिखा रही है? पिछली बार तो वो ट्यूशन दे रही थी, तू हमने देखा था कैसी ट्यूशन दी थी तूने। तो कहती है, यार इस बार भी वैसी बास्केटबॉल सिखाई मैंने कल। तो रश्मि एकदम से हंसने लगती है, बोलती है, क्या रिद्धि, व्हाट इज दैट? तो कहती है, यार मैं क्या करूँ, मैं उसे कभी कुछ सिखाने जाती हूँ ना, उसे रोमांस ही सूझ जाता है। अब मैं क्या करूँ, मेरी कोई गलती है नहीं, और जब वो एक्टिव होती है तो मैं भी हो जाती हूँ यार, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तभी रश्मि कहती है, डू यू नो यू आर कम्प्लीटली चेंज्ड।
फिर रश्मि एकदम से कहती है, तो रिद्धि कहती है, हाँ मुझे भी पता है मैं चेंज हो गई हूँ। तू पहले वाली रिद्धि बनी है जो हंसती खिलखिलाती लाइफ को एंजॉय करती थी। थैंक गॉड कि कायरा तेरी लाइफ में आई है, तुझे इतना सब कुछ हंसाया, मस्ती मजाक करना सिखाया है, वरना तो तू कितनी बोरिंग हो गई थी। तो कहती है, अच्छा हो गया तुम्हारा, अब मैं जाऊँ। और ऐसे कह के रश्मि चली जाती है, सॉरी रिद्धि अपने प्रिंसिपल ऑफिस चली जाती है, रश्मि स्टाफ रूम में चली जाती है और सब लोग ऐसे बिजी हो जाते हैं। जो कायरा रहती है वो स्टेडियम पहुंच चुकी रहती है, बहुत बार प्रैक्टिस कर रही रहती है, लेकिन उसका प्रैक्टिस जो रहती है उसमें इतनी कमियां निकल रही रहती है कि वहाँ का कोच उसे बहुत डांट रहा रहता है और चिल्ला रहा रहता है कि कायरा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, तुम्हें यहाँ से ऐसे लेना है, बास्केटबॉल को बाउंस अच्छे से करो, जब तक वो बाउंस अच्छे से नहीं होगी तुम्हें हाथ में कंट्रोल होना चाहिए, तुम्हें अपने पैर के वहाँ से बॉल कैसे निकालनी है, क्या करना है, ये सब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या। लेकिन वो बहुत ज़्यादा चिल्लाया जा रहा रहता है और कायरा की आँख में आंसू आने लगते हैं। करीब 1 घंटे के बाद जब क्या बोलते हैं रिद्धि अपना सारा काम निपटाती है तो वो वापस जाती है, और जब वो जाकर मिलती है कायरा से तो वो कायरा को रोता हुआ देखती है। तो जब वो कायरा को रोता हुआ देखती है तो उसके पास आकर बोलती है कि क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो। तो वो कहती है कि कोच सर मुझे बहुत ज़्यादा डांट रहे थे, ऐसा ऐसा। तो वो कहती है कि बेबी वो कोच है, वो डांटेंगे ही, और अगर वो डांट रहे तो तुम्हारी भलाई के लिए डांट रहे, बट अगर तुम ऐसे ही रोगी तो तुम कैसे करोगी, और क्यों डांट रहे, अननेसेसरी कोई भी नहीं डांटता है, बताओ क्या हुआ है। तो वो बोलती कि ऐसा ऐसा तो कहती ऑफ कोर्स यार, चलो वो सब छोड़ो, आओ प्रैक्टिस करते हैं। तो रिद्धि उसे अंदर ले जाती है, बास्केटबॉल में प्रैक्टिस करा रही रहती है। तो जब भी वो उसको उसके हाथ को पकड़ती है और उसको पोजीशन सिखा रही रहती है कि बास्केटबॉल को बाउंस ऐसे पोजीशन से करना है, जब लेग से निकालना है तो वो उसकी पूरी बॉडी को टच करती है। मतलब उसका इंटेंशन वैसे टच नहीं होता है, लेकिन वो टच करके हाथ को सही तरीके से रखना, हर एक चीज़ करना वो सिखाती है। तो कायरा के अंदर तो करंट दौड़ने लगता है और उसे अजीब सी फीलिंग आने लगती है, पर रिद्धि का फोकस सिर्फ बास्केटबॉल सिखाने में रहता है। थोड़ी देर के बाद जब वो बहुत बार सिखाती है तो कायरा जानबूझ के गलतियां कर रही रहती कि रिद्धि उसे टच करे। ऐसी करीब 10 से 12 बार करने के बाद रिद्धि को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और रिद्धि उसकी तरफ देख के बोलती है, कायरा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ। इस तरीके से अगर तुमने अपना टाइम बर्बाद किया और एफर्ट्स खुद नहीं लगाए तो तुम संजना से क्या, तुम टीम में सिलेक्ट भी नहीं हो पाओगी। यू आर नॉट गिविंग योर 100%। वॉट इज़ योर प्रॉब्लम। तभी कायरा कहती है, आप जब टच करती हो तो करंट दौड़ता है और मुझे अच्छा लगता है। तभी रिद्धि को इतनी जम के गुस्सा आता है, कहती है यार तुम्हारा रोमांस ख़त्म ही नहीं होता है, तुम्हें रोमांस करना है मैंने कभी मना किया है, घर पे जाके कर लेंगे, लेकिन राइट नाउ हम बास्केटबॉल कोर्ट पे खड़े हैं, मैं तुम्हें कुछ सिखा रही हूँ तो सीखो, फोकस करो, रोमांस को अपने घर पे रख कर आओ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे को ये पता होना चाहिए कि सामने वाला तुम्हें हराना चाहता है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, तुम्हें अपना 100% देना है। कायरा यू आर नॉट गिविंग योर 100%, इवन यू आर नॉट गिविंग योर 5%। 100% से छोड़ो 5% तो दो, कुछ भी नहीं कर रही हो यार, तो कैसे चलेगा बताओ। तो कायरा को बहुत बुरा लगता है, और जब रिद्धि ने फर्स्ट टाइम उसे डांटा रहता है, क्योंकि लाइफ में ना इतना सब कुछ इंसिडेंट हुए रहते हैं कि बहुत सारी पचकानी हरकतें और बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ कायरा ने हमेशा करी रहती है। तब भी रिद्धि ने हमेशा से उसको सपोर्ट किया, जिस तरीके से उसने उसको धक्का दिया था, बैक पे पेन लगना, तब भी रिद्धि ने कभी उस पर चिल्लाया नहीं। वो लोग घूमने गए थे, वहाँ पर भी उसने उसके दोस्त के साथ हरकतें करी थी, तब भी वो नहीं चिल्लाई। और ऐसी बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं कि उसने कभी उस पर चिल्लाया नहीं। लेकिन आज जब वो चिल्लाती है वो इसलिए चिल्लाती है क्योंकि वो कंपटीशन के लिए होती है। तो कायरा को बुरा लगता है, वो बास्केटबॉल ऐसे छोड़ के भाग कर चली जाती है।
रिद्धि को भी समझ में आता है कि उसका ये चिल्लाने की वजह से चली गई है। तो रिद्धि उसके पीछे जाती है और बाहर जो एक बेंच रहती है वो वहाँ जाके बैठ जाती है और उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे रहते हैं। तभी कायरा के बाजू में रिद्धि आकर बैठती है और कहती है, यार मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं आप पे गुस्सा नहीं करना चाहती थी, बट आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली काम करना चाहिए? अगर काम करना है तो स्ट्रिक्टली करो ना, फोकसली करो। आप जिस तरीके से हरकतें कर रहे हो वो नहीं है सही। आप समझ ही नहीं रहे हो मैं क्या बताना चाहती हूँ। फिर वो अपनी नीज़ पे बैठती है और कायरा का फेस ऊपर करती है रिद्धि, और वो उसे कहती है, सुनो, संजना से अगर जीतना है तो तुम्हें 100% नहीं 100% देना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि वो सबसे टॉप टीम पे बैठी हुई है। अगर वो अपने एफर्ट्स नहीं भी लगाएगी ना, तो भी उसकी टीम के एफर्ट से वो जीत जाएगी। और अगर वो जीत जाएगी तो मैं उसकी हो जाऊंगी ना, और मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊँ, ये चलेगा तुम्हें? जैसे ये बात रिद्धि कायरा को सुनाती है और कायरा के दिमाग में पड़ती है, तो कायरा कहती है, सोचना भी मत, मैं नहीं जीते दूंगी संजना को, मैं आपको अपने से दूर होने ही नहीं दूंगी। कुछ भी हो जाए, सिर्फ और सिर्फ आप मेरी हो, ये बात आप ध्यान लो। और वो इतने गुस्से में कह रही रहती है। तभी रिद्धि कहती है कि यस, ये जो गुस्सा है ना आपका, ये गुस्सा ना गेम में लगाओ, गेम में यूटिलाइज करो, बास्केटबॉल में फोकसली काम करो। अगर ये सब चीज़ें वहाँ नहीं दिखी ना, तो मैं को तो वो लेके चली जाएगी, फिर बैठे रहे ना आप। तभी रिद्धि कहती है तभी जो कायरा कहती है कि ठीक है, मैं अपना फोकस ले दूंगी, आई प्रॉमिस टू यू, अब आप मुझे अच्छे से ट्रेन करो। तो ऐसे करके फिर वो बास्केटबॉल में वापस आते और ट्रेन करते। इस बार वो रोमांस वगैरह कुछ भी नहीं देखती है और बहुत प्यार से सीखती है। और वो अपने गुस्सा ये बात ध्यान रखती है कि हर बार जब कि उसे लूज़ हो रही रहती है, जब वो कॉन्सेंट्रेट छोड़ रही रहती है, तब उसे याद आता है कि संजना लेकर चली जाएगी रिद्धि को। ये बात उसे अपने दिमाग में बिठा ली रहती है और जिस वजह से वो थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को मोटिवेट करती है, थक जाती है, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रही रहती है। और ऐसे ही उसका वो पूरा दिन निकल जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।